हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड डिस्क्राइब द वे इन विच कोड ऑप्टिमाइजेशन कैन बी डन। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द टेक्निक फॉर लूप ऑप्टिमाइजेशन। तो ये हमारा जो नेक्स्ट फेज है हमारा कोड ऑप्टिमाइजेशन, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो उनका आंसर कैसे देंगे हम। यहाँ पे कंप्लीट कोड ऑप्टिमाइजेशन के बारे में डिस्कस किया जाएगा आज की क्लास में। तो साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कोड ऑप्टिमाइजेशन, तो ये हमारा नेक्स्ट जो फेज आता है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के बाद में, वो है हमारा कोड ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कि जो हमें 3 एड्रेस कोड मिलता है एज एन आउटपुट फ्रॉम इंटरमीडिएट कोड, 3 एड्रेस कोड मिलता है हमें इंटरमीडिएट कोड जनरेशन से। तो ये एज ए इनपुट का काम करता है फॉर कोड ऑप्टिमाइजेशन। अब यहाँ से हमें जो कोड मिलेगा, ठीक है, वो ऑप्टिमाइज्ड कोड मिलेगा। ऑप्टिमाइज्ड कोड, ऑप्टिमाइज्ड। अब यहाँ पे कोड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है? तो इट इज ए प्रोग्राम ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक विच ट्राई टू इम्प्रूव द कोड दैट कंज्यूम लेस रिसोर्सेज एंड डिलीवर हाई स्पीड। मतलब कि जो हमें कोड मिला है, अब उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ना कोई टेक्निक लगा के कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक अप्लाई करेंगे, ताकि वो जो कोड हमने इम्प्रूव किया है वो अब यहाँ पे लेस रिसोर्सेज कंज्यूम करेगा। मतलब कि मेमोरी कम से कम यूज करे, सीपीयू को कम से कम यूज करे, और जो स्पीड है, जो डिलीवरी की जो स्पीड है वो उसकी इंक्रीज हो जाए। तो इसी को बोलते हैं कोड ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कि आपने कोड को ऑप्टिमाइज्ड कर दिया, कम से कम रिसोर्सेज यूज करे और स्पीड भी आपका, एग्जीक्यूशन टाइम भी आपका क्या हो वहां पे कम लगे। ये नहीं एग्जीक्यूशन टाइम आपका ज्यादा बढ़, आप वहां आपका बढ़ रहा है तो उसको भी लेस करना है। मतलब कि कोड को ऑप्टिमाइज करना है, तो इसी को बोलते हैं कोड ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर एनालाइज द इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कोड एंड अप्लाई वेरियस ट्रांसफॉर्मेशन टू प्रोड्यूस मोर एफिशिएंट कोड। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट कोड जो जनरेट हुआ है, ठीक है, उसको एनालाइज किया जाता है और उसके ऊपर वेरियस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किए जाते हैं टू कन्वर्ट इनटू एफिशिएंट कोड। अब यहाँ पे हम जो भी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक अप्लाई करेंगे, बस ध्यान रखना ये है कि आपका जो मेन प्रोग्राम जो है, ठीक है, तो उसका जो मेन सिमेंटिक है वो चेंज नहीं होना चाहिए। उसका जो सिमेंटिक है वो चेंज नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कि जो आउटपुट मिल रहा है आपका, वही सेम आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन भी सेम आना चाहिए। ये नहीं है कि उसके आउटपुट में कुछ चेंज हो गया है, उस प्रोग्राम के मीनिंग में कुछ चेंज हो गया है। मतलब कि सिमेंटिक आपका एज इट इज रहेगा, उसके बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। ये चीज ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पे दो टाइप से ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म की जाती है। फर्स्ट है मशीन इंडिपेंडेंट और सेकंड है मशीन डिपेंडेंट। मशीन डिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशन, तो इट इम्प्रूव टारगेट कोड बाय चेकिंग प्रॉपर्टीज ऑफ टारगेट मशीन। तो ये मशीन डिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशन है, तो इसका मतलब जो टारगेट मशीन है उसी की प्रॉपर्टी को चेक करते हुए इम्प्रूव करेगा ये टारगेट कोड को। सेकंड है मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशन, तो इट इम्प्रूव टारगेट कोड विदाउट टेकिंग प्रॉपर्टी ऑफ टारगेट मशीन इनटू कंसिडरेशन। अब उस मशीन की, टारगेट मशीन की प्रॉपर्टी को कंसिडर नहीं करेगा ये, तो उसको कंसिडर किए बिना टारगेट कोड को इम्प्रूव करता है। तो ये होता है हमारा मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशन। अब यहाँ पे मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशन कौन कौन सी यूज होती है, तो कौन कौन सी टेक्निक यूज होती है, तो ये सारी की सारी मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशन वाली टेक्निक है। फर्स्ट है लूप ऑप्टिमाइजेशन, डेड कोड एलिमिनेशन, स्ट्रेंथ रिडक्शन, कांस्टेंट फोल्डिंग, कॉपी प्रोपेगेशन, रिडंडेंसी एलिमिनेशन और अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। तो वन बाय वन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अब। फर्स्ट है लूप ऑप्टिमाइजेशन। तो लूप ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग लूप टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ठीक है, तो लूप को ट्रांसफॉर्म करना, उसके लिए 3 टेक्निक यूज होती है। लूप अनरोलिंग, लूप इनवेरिएंट जिसको कोड मोशन भी बोलते हैं, और लूप जैमिंग। अब सबसे पहले लूप इनवेरिएंट। तो यहाँ पे अब आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा प्रोग्राम के रूप में।
आई इक्वल टू 0 वाइल आई लेस देन 10 लैक्स, इसके अंदर एक एक्सप्रेशन है कुछ साइन ए इंटू साइन कोस बी इंटू आई और आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे लूप इनवेरिएंट का मतलब क्या है, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है आपका ये वाला। अब जैसे फर्स्ट टाइम लूप जब चलेगा तो ये वाली कैलकुलेशन होगी यहाँ पे और इनटू आई, जो भी आई की वैल्यू रहने वाली है, तो फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर आपका आई प्लस प्लस, फिर से आपका लूप में कंडीशन चेक करेगा, सेकंड टाइम फिर से ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाली है इनटू आई। तो इस तरह से ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो बार बार एग्जीक्यूट होती रहेगी जितनी बार भी ये लूप चलेगा, जबकि इस लूप के अंदर इस स्टेटमेंट का कोई ऐसा यूज नहीं है कि आप बार बार इसको यहाँ पे रन कराओ, क्योंकि जो आई की वैल्यू है वो चेंज हो रही है, ये वैल्यू चेंज होगी नहीं, कितनी बार भी ये लूप चले साइन ए इंटू कोस बी, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। तो अब बार बार इसको आप रन करवा रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस कैलकुलेशन को हम रोक सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। कैसे? अगर आप इस कोड को बाहर लेके आ जाओ, ठीक है, इस कोड को मूव कर दो यहाँ से बाहर, मतलब व्हाइल लूप के बाहर। कैसे? जैसे i इक्वल टू 0 और इसको नाम दे दिया हमने t इक्वल टू साइन a इंटू कोस b। अब आप व्हाइल लूप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और i लेस देन 10 लैक्स आपका। अब यहाँ पे x इक्वल टू जो ये है हमारा t है ना, t इंटू आई कर सकते हो यहाँ पे। अब आप i प्लस प्लस, तो इसी को बोलते हैं लूप इनवेरिएंट या कोड मोशन, ठीक है। तो आपने कोड को यहाँ से मूव करा दिया ऊपर, अब आपका जो टाइम है वो बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो टाइम भी तो बचा रहे हैं, मेमोरी भी बचा रहे हैं, बार बार इस कैलकुलेशन को ये परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। 10 लैक्स टाइम यहाँ पे रन करेगा इसी वाले एक्सप्रेशन को, जबकि इसकी वैल्यू एक ही बार निकाल लो ना, बाहर एक ही बार आप कैलकुलेट कर लो और उस वैल्यू को यहाँ पे यूज करते रहो, ठीक है। तो ये ज्यादा एफिशिएंट है ना, ये वाला कोड ज्यादा एफिशिएंट है, इसका मतलब मोर एफिशिएंट इस कोड के कंपेयर में। तो ये होता है लूप इनवेरिएंट। नेक्स्ट आपका लूप अनरोलिंग। अब यहाँ पे फिर से एक छोटा सा प्रोग्राम दिखाई दे रहा होगा आपके सामने, आई इक्वल टू 0 वाइल आई सेम आपका 10 लैक्स प्रिंट डाटा माइनिंग हब आई प्लस प्लस। तो लूप अनरोलिंग में एक्चुअल में होता क्या है, जो आपकी ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये आपका 10 लाख टाइम्स, ठीक है। तो मतलब कि ये लूप है आई प्लस प्लस हो रहा है, तो 10 लाख टाइम यहाँ पे रन होने वाला है। आपको पता है ये कितनी बार चलेगा, 10 लाख टाइम्स। अगर आप इस लूप के टाइम को रिड्यूस कर सकते हो अगर, तो यहाँ पे करना चाहिए, वो आपका कोड कौन सा हो जाएगा, एफिशिएंट कोड। तो यहाँ पे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? अगर इस स्टेटमेंट को मैं कुछ इस तरह से लिख दूं i इक्वल टू 0, ये तो ठीक है, ये आपका वाइल और i लेस देन, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसमें मैं अगर प्रिंट डाटा माइनिंग हब एक बार प्रिंट करवाया मैंने यहाँ पे डाटा माइनिंग हब, और इसको एक बार और प्रिंट करवा दूं यहाँ पे प्रिंट डाटा माइनिंग हब, प्रिंट डाटा माइनिंग हब, बट इससे पहले सॉरी यहाँ पे आई प्लस प्लस कर दूं, यहाँ पे आई प्लस प्लस और इसके बाद यहाँ पे भी आई प्लस प्लस। अब क्लोजिंग स्टेटमेंट, तो यहाँ पे अब ये जो लूप है वाइल लूप आपका कितनी बार चलेगा, हाफ टाइम चलेगा ना, 10 लाख का हाफ टाइम चलेगा, मतलब कि 5 लाख टाइम, 5 लाख टाइम। तो आपने लूप के टाइम को रिड्यूस कर दिया यहाँ पे, तो मतलब ये कोड जो है ये आपका एफिशिएंट कोड है, यहाँ पे एफिशिएंट कोड में आपने कन्वर्ट कर दिया इसको। तो इसको बोलते हैं लूप अनरोलिंग, ठीक है। तो लूप के टाइम को रिड्यूस करना, क्योंकि आपकी ये स्टेटमेंट आप प्रिंट करवा रहे हो हर बार, वन टाइम यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हो, तो एक बार प्रिंट करा के एक बार ठीक है, अब इसके बाद एक बार और प्रिंट करा के आई प्लस प्लस कर दो, कोई ज्यादा फर्क थोड़ी पड़ेगा। बट हमारा लूप जो है वो अब हाफ टाइम में रिड्यूस हो जाएगा, उसका जो 10 लाख बार चलना था वो अब 5 लाख बार ही चलेगा और आपका काम वही रहेगा, ठीक है। इसका मीनिंग चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे देखो मीनिंग आपका सेम रहेगा,
जो ये कोड आउटपुट दे रहा है सेम यही वाला आउटपुट देगा, आउटपुट में चेंज नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं लूप अनरोलिंग। नेक्स्ट आपका लूप जैमिंग। तो यहाँ पे अब आपके सामने फिर से एक और प्रोग्राम दिखाई दे रहा है, आई इक्वल टू 0 वाइल आई लेस देन 10 लाख, और यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है x इक्वल टू ए इंटू आई और आई प्लस प्लस, फिर से आई इक्वल टू 0 वाइल आई लेस देन 10 लाख और y इक्वल टू बी इंटू आई। तो एक एक्सप्रेशन ये है आपका और एक यहाँ पे एक्सप्रेशन है, बट अगर लूप देखोगे तो दोनों में सेम टाइम रन हो रहा है, मतलब 10 लाख टाइम ये रन होगा आपका और 10 लाख टाइम ये भी रन होगा। तो दो बार आप सेम लूप को रन करवा रहे हो, क्यों ना इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए। अगर आप कंबाइन कर दोगे मतलब कि एक ही लूप में अगर मेंशन कर दो आई इक्वल टू 0 वाइल आई लेस देन 10 लाख और यहाँ पे x इक्वल टू ए इंटू आई और y इक्वल टू बी इंटू आई, अब i प्लस प्लस कर देते हैं यहाँ पे और ये आपका क्लोजिंग। तो इसको बोलते हैं लूप जैमिंग, कंबाइन द लूप। लूप जैमिंग का मतलब होता है कंबाइन द लूप, कंबाइन लूप। तो हमने दो लूप का कंबाइन कर दिया एक लूप में कन्वर्ट। तो ये अब जो कोड आया है ये हमारा एफिशिएंट कोड आया है, इसका मतलब। तो ये जो तीनों टेक्निक थी वो थी लूप ऑप्टिमाइजेशन की। नेक्स्ट है डेड कोड एलिमिनेशन। तो रिमूविंग कोड दैट कैन नॉट बी रीच्ड और हैज नो इफेक्ट ऑन द प्रोग्राम आउटपुट। तो ऐसे कोड को हम यहाँ पे डेड कोड बोल रहे हैं जो प्रोग्राम के आउटपुट में पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब कि जो भी आउटपुट आएगा अब उस कोड का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो उस कोड को यहाँ पे हम बोलते हैं डेड कोड। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया आपका जो फर्स्ट कोड है c इक्वल टू ए इंटू बी और जो थर्ड है d इक्वल टू ए इंटू बी प्लस 4, इन दो कोड की वजह से ही आउटपुट आने वाला है। लेकिन ये जो बीच वाली स्टेटमेंट है t इक्वल टू ए, इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है आपके प्रोग्राम के आउटपुट में। तो अब इस कोड को हम बोलेंगे डेड कोड। तो इस कोड को हम डेड कोड बोलेंगे और इसको हम रिमूव कर सकते हैं यहाँ पे। रिमूव करने के बाद में आपके सामने आएगा c इक्वल टू ए इंटू बी और d इक्वल टू ए इंटू बी प्लस 4। तो ये हमारा जो कोड आया फिर से वही एफिशिएंट कोड आया है यहाँ पे, मतलब कि डेड कोड को रिमूव करना, जो आपका प्रोग्राम के आउटपुट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा ऐसे कोड को रिमूव करना। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ रिडक्शन। तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन अगर हम लिखें कुछ भी 4 इंटू आई और एक यहाँ पे हम लिखते हैं आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई, तो जो मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन होता है ये ज्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, मोर कॉस्टली एज कंपेयर टू प्लस ऑपरेटर, एज कंपेयर टू प्लस ऑपरेशन, मतलब कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है यहाँ पे स्टार, मतलब कि मल्टीप्लाई वाले की। तो क्यों ना हम इस स्टेटमेंट को इस तरह से कन्वर्ट कर सके या इस स्टेटमेंट को इसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि प्लस क्या होता है आपका लेस कॉस्टली होता है, यहाँ पे इज लेस कॉस्टली। तो इसी को बोलते हैं स्ट्रेंथ रिडक्शन, उसकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर दिया आपने। ठीक है, तो मल्टीप्लाई को रिप्लेस कर दिया हमने प्लस से। और आई को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई। नेक्स्ट है कांस्टेंट फोल्डिंग। तो इवैल्यूएटिंग कांस्टेंट एक्सप्रेशन एट कंपाइल टाइम टू रिड्यूस रिडंडेंट कैलकुलेशन। तो अगर आपके एक्सप्रेशन में कोई भी कांस्टेंट यूज हो रहे हैं तो उनको कंपाइल टाइम के दौरान ही कैलकुलेट कर लो। ठीक है, ताकि वो रन टाइम पे वहां पे ज्यादा मेमोरी भी कंज्यूम ना करे और टाइम भी ज्यादा ना लगे वहां पे। तो जैसा कि यहाँ पे एक्सप्रेशन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, इसमें x इक्वल टू एक्स प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, तो ये हमारे कांस्टेंट है। तो यही कहलाती है कांस्टेंट फोल्डिंग, मतलब कि इनको कंपाइल टाइम के दौरान ही ऐड कर लो। ठीक है, कैलकुलेट कर लो। तो x इक्वल टू एक्स प्लस
5 6 11, 11 7 18, 18 और 8 26। तो ये कहलाता है कांस्टेंट फोल्डिंग। फोल्ड द कांस्टेंट, फोल्ड द कांस्टेंट ड्यूरिंग कंपाइल टाइम। नेक्स्ट है कॉपी प्रोपेगेशन। तो जैसा कि यहाँ पे कुछ वेरिएबल है, पाई इक्वल टू 3.14, एक्स इक्वल टू 50, वाई इक्वल टू 30। अब जेड इक्वल टू पाई डिवाइड एक्स प्लस वाई। यहाँ पे अगर आप वेरिएबल की जगह पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, डायरेक्टली राइट द वैल्यू, डायरेक्टली राइट द वैल्यू, तो इसी कोड को हम बोलेंगे कॉपी प्रोपेगेशन। तो ऑल आर कांस्टेंट, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सबके सब क्या है, कांस्टेंट है। अगर सबके सब कांस्टेंट है तो इक्वेशन लिखने की जगह पे आप क्यों ना वहां पे वैल्यू ही डायरेक्ट यूज कर लो, ठीक है। तो अब जो कोड बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपका एफिशिएंट कोड। तो इसी को बोला जाता है कॉपी प्रोपेगेशन, डायरेक्टली राइट द इक्वेशन वैल्यू। तो यहाँ पे वेरिएबल ना लिखकर अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे z इक्वल टू 3.14 डिवाइड x का मतलब है 50 प्लस 30, ये कहलाता है कॉपी प्रोपेगेशन। नेक्स्ट है रिडंडेंसी एलिमिनेशन। तो यहाँ पे आपके सामने एक एक्सप्रेशन है a इक्वल टू बी प्लस सी, c इक्वल टू 2 प्लस बी प्लस 3 प्लस सी, और d इक्वल टू सी प्लस 1 प्लस बी। अब यहाँ पे जो रिडंडेंट वेरिएबल यूज हो रहे हैं या जो रिडंडेंट एक्सप्रेशन यूज हो रहा है उसको एलिमिनेट करना है। तो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन तो आपका सही है, a इक्वल टू बी प्लस सी। अब नेक्स्ट वाले में c इक्वल टू, तो यहाँ पे 2 प्लस 3 को सिंपली कांस्टेंट फोल्डिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 कर दो प्लस। अब b प्लस सी है तो b प्लस सी को रिप्लेस कर सकते हैं ना, यहाँ पे b प्लस सी को रिडंडेंस एलिमिनेट कर रहे हो तो b प्लस सी को हम रिप्लेस कर सकते हैं a से, तो 5 प्लस a। अब नेक्स्ट वाले में फिर से आपका d आ रहा है, d आ रहा है तो यहाँ पे c प्लस b, तो c प्लस b, तो इसको हमने रिप्लेस करना है a से, तो आपका a प्लस 1 हो जाएगा। अब ये जो कोड है ये आपका एफिशिएंट कोड है। तो यहाँ पे हमने रिडंडेंसी को एलिमिनेट किया है, ठीक है। तो b प्लस सी को रिप्लेस करते गए a से, क्योंकि यहाँ पे फिर से रिपीट हो रहा था ये b प्लस सी हर एक एक्सप्रेशन में। नेक्स्ट है अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन लिखे हैं जैसे a इक्वल टू a इंटू 1, b इक्वल टू b प्लस 0, या c इक्वल टू c डिवाइड बाय 1। अब यहाँ पे अगर हम इन एक्सप्रेशन को प्रोग्राम में आप कंपाइल टाइम के दौरान यूज करो या ना करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि a इक्वल टू a इंटू 1 आएगा तो a ही यहाँ पे, तो इसको यूज करने का कोई यूज नहीं है यहाँ पे। ऐसे ही बी में अगर प्लस 0 ऐड करोगे तो आंसर तो बी में अगर बी प्लस 0 भी करोगे तो बी तो आएगा। ऐसे ही अगर आप बी में बी माइनस 0 करते हो तो भी बी ही आने वाला है। तो मतलब कि इन एक्सप्रेशन का कोई यूज नहीं है यहाँ पे, इनको आप रिमूव कर सकते हो ड्यूरिंग कंपाइल टाइम। ऐसे ही सी इक्वल टू सी डिवाइड बाय 1, तो ऐसे एक्सप्रेशन को आप डायरेक्टली रिमूव कर सकते हो ड्यूरिंग कंपाइल टाइम। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम रिमूव कर सकते हैं, या डोंट राइट दीज एक्सप्रेशन ड्यूरिंग कंपाइल टाइम। ये होता है हमारा अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन।